खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा। बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। इस शो को लगातार नंबर 1 न्यूज शो बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली में किसके सिर सजेगा ताज? कल परिणामों के बाद हो जाएगा ये साफ। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट और मिल्कीपुर की सीटों के नतीजे आ जाएंगे सामने। चुनाव आयोग ने काउंटिंग की तैयारी की, पूरी सुरक्षा के कड़े किए बंदोबस्त। दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त के केजरीवाल के आरोप पर राजनीति गरमाई। एलजी ने दिए जांच के आदेश। एसीबी अधिकारियों ने केजरीवाल के घर पहुंचकर किए सवाल जवाब, पूछा आरोपों का क्या है आधार। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर मचा घमासान। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के नेता उदय सामंत का बड़ा दावा, उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं कई सांसद, शिंदे की पार्टी में हो सकते हैं शामिल। और टैक्स में राहत के बाद मिडिल क्लास को एक और तोहफा। आरबीआई ने 5 साल बाद की रेपो रेट में 0.25 की कटौती। ईएमआई और ब्याज में मिलेगी राहत। बात ऑपरेशन अदृश्य की। आपको याद होगा कि मतदान से ठीक एक हफ्ता पहले अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलने की बात कही थी और आरोप हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से सबूत पेश करने के लिए फरमान जारी हुआ और अरविंद केजरीवाल जहर को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाए। उनके दावे अदृश्य हो गए। अब नतीजे से ठीक पहले उन्होंने एक और आरोप लगाया है जो बिल्कुल जहर की तरह है। इस आरोप में केजरीवाल का दावा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश हो रही है और अदृश्य फोन कॉल आ रहे हैं। अब इस आरोप के बाद भी जांच बिठा दी गई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को फोन कॉल जा रहे हैं। चुनाव में जिस प्रत्याशी की उम्मीद जीतने की है उसे खरीदने की कोशिश हो रही है और 15-15 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा 2 घंटे में 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए, आप छोड़ के उनकी पार्टी में आने का ऑफर दिया गया, मंत्री बनाने और 15-15 करोड़ देने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। इन दावों के बीच आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी ने वीडियो भी जारी किया और चौंकाने वाले आरोप लगा दिए। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, हूं और रहूंगा। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनावों के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। इन आरोपों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी गई है, जिसके तहत ये जानने की कोशिश होगी आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या इस आरोप के बाबत कोई सबूत है या फिर महज भ्रम फैलाने की कोशिश। पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जांच बैठ गई है तो सबूत भी देने ही होंगे, लेकिन दिल्ली की राजनीति में जिस तरह की हलचल हो रही है वो कल के परिणाम को और रोचक बनाने के लिए काफी है। तो 15 करोड़ के दावे में कितनी सच्चाई है, इसी की जांच करने के लिए आज एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। इधर आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और बीजेपी की शिकायत के बाद एलजी के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई और एसीबी की 5 सदस्यों की टीम के पहुंचते ही केजरीवाल के घर के बाहर हलचल और तेज हो गई। कुछ देर एसीबी की टीम घर के बाहर खड़ी रही, उसके बाद करीब 4.5 घंटे तक टीम केजरीवाल के सिक्योरिटी रूम में बैठी। इधर एसीबी के पहुंचते ही आम आदमी पार्टी ने अपने लीगल सेल के वकीलों की फौज उतार दी और काफी देर तक गहमा गहमी होती रही। जाते जाते एसीबी ने केजरीवाल को एक नोटिस थमाया और मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। जब हम उनसे कहा कि भी आप जिस भी सिलसिले में आए हैं आप बताइए, आपके पास कोई नोटिस हो, कोई लीगल नोटिस आप सर्व कीजिए, तो वो हाथ पे हाथ रख के टेलीफोन पे किसी सीनियर ऑफिसर से या एलजी साहब से किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं ये नहीं मालूम। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया और आरोप लगाया कि हार के डर से बीजेपी ये सारे हथकंडे अपना रही है। ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको। ये फड़फड़ाता हुआ दिया एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे किसी तरह ट्रबल करना चाहता है उनको हारने से पहले। दरअसल आम आदमी पार्टी ने विधायकों को रिश्वत की पेशकश के आरोप लगाए थे, जिसके बाद एलजी के निर्देश पर एसीबी की टीम जांच के लिए पहुंची थी। इधर अरविंद केजरीवाल 70 सीटों के सभी 70 प्रत्याशियों की चुनाव परिणाम से करीब 770 मिनट पहले बैठक ले चुके हैं और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीक्रेट प्लान भी तैयार हुआ है और चुनाव परिणाम के दोनों पहलुओं के लिए तैयार रहने का मंत्र भी दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद
अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप के बीच अरविंद केजरीवाल के घर सभी 70 प्रत्याशियों की बैठक हुई, जिसमें उन तमाम सीटों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया, जिससे पार्टी की स्थिति का पता लगाया जा सके, उन दावों को पुख्ता किया जा सके, जिसमें 50 से ज्यादा सीटों पर जीत की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। खुद अरविंद केजरीवाल को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपने तमाम प्रत्याशियों को एकजुट रहने का फरमान सुना दिया है और काउंटिंग प्रक्रिया को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा, ऑपरेशन लोटस से बचना है, निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो, इस पर फोकस रखें। बीजेपी की जीत के दावे गलत हैं, बस काउंटिंग के दौरान मुस्तैद रहें। हालांकि मीटिंग में कुछ और मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आए। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत शुभ होता है कि जब हम एग्जिट पोल में नहीं आते। हम 2013 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे, हम 2015 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे, हम 2020 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे और इस बार भी हम एग्जिट पोल्स में नहीं दिख रहे। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। अब किसके दावों में कितना दम है, चुनाव परिणाम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। और अब बात दिल्ली की उन 11 विधानसभा सीटों की जिसकी इस बार खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। सीमापुरी, सीलमपुर या फिर बाबरपुर। यहाँ के मुस्लिम वोटर जमकर वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन उनके मन में क्या है, चुनाव परिणाम से ठीक पहले आपको उन्हीं की जुबानी सुनना चाहिए। पूरी कहानी सुनिए आप। क्योंकि दिल्ली में इस बार मुस्लिम वोटर गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि तमाम मुस्लिम बाहुल सीटों पर बदलाव के लिए वोट डाले गए, तो कुछ का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। चाहते हैं केजरीवाल आ जाए तो बेहतर है। पूरी दिल्ली में 60 सीटें आएंगी इसकी, केजरीवाल की 60 सीटें आएंगी। 60 सीटें पक्का। दिल्ली में भी ऐसे लग रहा है आम पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा लगता है भाई हमें तो। जो आपको उन लोगों ने बात हमारे इलाके में तो केजरीवाल की है, झाड़ू पे है। 50 है, बीजेपी भी आ सकती है, जैसे चांस है, जैसा लोगों से बातें हुई, डिस्कशन हुआ। यहाँ से तो बीजेपी की सीट हमने खुद बीजेपी को दिया वो, और वो जीतेंगे यहाँ से। तो आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो बिल्कुल सही है या फिर? सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि आप आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार? अब क्यों नहीं। मुस्लिम मोहल्ले में ये भी हल्ला है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। मैंने तो भाई कांग्रेस को दिया। आपने कांग्रेस को दिया आपने? अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? अब ये पता नहीं, सरकार तो बीजेपी की बन रही है। वोट कटते ही काफी कुछ ने काटी है केजरीवाल की। अच्छा, कांग्रेस ने इस इलाके में काफी वोट है कांग्रेस में गई है, इस वजह से केजरीवाल को थोड़ा परेशानी हो रही है। यानी मुस्लिम मोहल्ले में भी इस बार एक मुश्त वोट किसी खास पार्टी को नहीं गए। यहाँ भी वोट बढ़ चुके हैं, जैसा कि यहाँ की जनता का कहना है। अब बात मुसलमान मोहल्ले की हो रही है। फिर मुस्तफाबाद और शाहीन बाग का मिजाज भी जानना जरूरी है, क्योंकि पहली बार इन दोनों सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुस्तफाबाद दिल्ली की एकमात्र सीट है जहां करीब 70% वोटिंग हुई है। ऐसे में मुस्लिम वोटर किसके फेवर में है? क्या दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को जिताने के लिए और जेल से बाहर लाने के नाम पर वोटिंग हुई, या फिर यहां भी मुफ्त की योजनाओं के नाम पर वोट पड़े, या फिर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस या बीजेपी के साथ चली गई? भाई चारों बराबर हैं हमारे लिए इस टाइम। किसकी सीट निकलेगी कोई पता नहीं है। बीजेपी की भी निकल सकती है, पतंग वाले की भी, कांग्रेस की भी, झाड़ू वाले की भी। मेरी नज़रों में बराबर वोट पड़े हैं, 200-400 की हार जीत है। तो जी आम पार्टियाँ, आपने आम, लेकिन एग्जिट पोल जो आ रहा है उसमें तो अलग अलग चीजें आ रही है। कोई वो तो आ रही है, जी जी, वो तो कोई बीजेपी को बता रहा, कोई आम को बता रहा, कांग्रेस को तो कोई दिखाई नहीं रहा, जीरो दिखा रहा है। मतदान किया भाई, हमारी सीट पे तो कांग्रेस जीतेगी।
अली मेहंदी जिंदाबाद। सरकार भी उसी की बनेगी, बीजेपी की, और जीत भी बीजेपी का। मुस्तफाबाद की जनता ना तो ओवैसी का नाम ले रही है और ना ही ताहिर हुसैन का। यहाँ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। लेकिन क्या ओखला के मुस्लिम वोटर भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या यहाँ ओवैसी के प्रत्याशी शिफा उर रहमान मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को टक्कर दे पाएंगे? मुझे देखो जी, लग रहा है कि केजरीवाल जी फिर से आ रहे हैं। फिर से आ रहे हैं? हाँ जी। क्यों आ रहे हैं? उसका एक कारण है कि पूरे दिल्ली में उन्होंने विकास किया है। केजरीवाल और EMI ओवैसी। अच्छा, तो ओवैसी तो 2 ही सीटों पे लड़ रहा है, तो क्या हुआ? 1 सीटों पे सरकार बन जाती है। शाहीन बाग की जनता जानती है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और पहली बार चुनाव लड़ रही AMIM का दिल्ली में भविष्य क्या होने वाला है। फिलहाल चुनाव परिणाम पर सब छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर दल बदल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और सियासी गलियारों में हो रही इन चर्चाओं से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। चर्चा है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे के कई सांसद अपना पाला बदल सकते हैं। और महाराष्ट्र की सियासत में दल बदल की इन चर्चाओं को एक बार फिर हवा दी है। शिंदे गुट के विधायक और फडणवीस सरकार में मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर चल रहा है और उद्धव की शिवसेना के कई विधायक और सांसद शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क में हैं और वो जल्द ही एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पाले में आ सकते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कई MLA, कई MPs माननीय एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में है। आज आप नागपुर में रहते हो इसलिए बार बार ऑपरेशन लोटस बोल रहे हो, लेकिन ऑपरेशन टाइगर है। उदय सामंत ने ये भी दावा किया कि उद्धव की सेना के सांसद और विधायकों के अलावा पूर्व सांसद भी अगले कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे के साथ नजर आएंगे। मैंने ये भी बोला था कि अगले 3 महीने में जो एक्स MLA है वो बहुत एक्स MLA UBT का नेतृत्व छोड़ के माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार करने वाले हैं। वहीं उदय सामंत के महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के दावे पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पलटवार किया। ऑपरेशन टायगर होईल, ऑपरेशन कमळ होईल, पण ऑलरेडी ऑपरेशन गेड्याची शिंग झालेलं आहे, अशा अफवा पसरत आहेत। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और अगर इससे पहले UBT के विधायक शिंदे गुट का दामन थामते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। संसद के बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर नेताओं को आपने हमेशा एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए देखा होगा, लेकिन कई बार ऐसे भी पल देखने को मिल जाते हैं जब ऐसा लगता है कि जो लोग कुछ वक्त पहले एक दूसरे पर हमलावर थे, क्या वो सब कुछ छलावा था? ऐसा ही एक वीडियो वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का सामने आया जब संसद परिसर में दोनों हंसी ठिठोली करते हुए मिलते हैं। रविशंकर प्रसाद हंसते हुए रामगोपाल यादव को कसकर पकड़ लेते हैं और एक दूसरे से मजाक करते हैं। मजाक में वो एक दूसरे को क्या कहते हैं आप भी सुनिए। बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं, ये गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसा है। गिरफ्तार भी मैं ही करूंगा, बेल भी मैं ही दिलवाऊंगा। और इस मजाकिया तंज के बाद रविशंकर प्रसाद ठहाका मार के हंसने लगते हैं। बीजेपी नेता रामगोपाल यादव का हाल पूछते हैं और संसद की कार्यवाही के लिए शुभकामनाएं देते हैं। दरअसल बजट सत्र चल रहा है और संसद की कार्यवाही के दौरान खूब गर्मा गर्मी देखने को मिली। लोकसभा में अमेरिका से वापस आए भारतीयों के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर नेता एक दूसरे से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान रामगोपाल यादव और रविशंकर प्रसाद की संसद परिसर में ठिठोली चर्चा का विषय बन गई। बांग्लादेश की यूनुस सरकार में इस्लामिक कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कट्टरपंथी महिलाओं को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं और यूनुस सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। और बांग्लादेश में महिलाओं के साथ बर्बरता की एक ऐसी ही और तस्वीर राजधानी ढाका से सामने आई, जहां कट्टरपंथियों की जमात एक महिला के साथ बर्बरता करती हुई दिखाई दी। कट्टरपंथी जमात की बर्बरता झेल रही महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने शेख हसीना की पुश्तैनी घर पर हुए हमले के विरोध करते हुए बस इतना कहा कि बिल्डिंग नंबर 32 को गिराना सही नहीं। फिर क्या था, कट्टरपंथी जमात के लोग आतंकी जैसे पागल हो गए और महिला पर हमला बोल दिया।
कट्टरपंथियों ने महिला को बीच सड़क पर घेर लिया, उसे जमीन पर पटका और लात घूंसों की बरसात करने लगे। भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन कट्टरपंथी जैसे बर्बरता की सारी हदें पार करने को आमादा थे। महिला के साथ छात्रों के भेष में आई कट्टरपंथियों की भीड़ की बर्बरता यही नहीं रुकी। उन्होंने मारपीट के बाद महिला को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया और उसकी आंखों में मिट्टी फेंकने लगे। उपद्रवियों का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो वो महिला के घर पहुंचे और जमकर पथराव किया। जहां एक तरफ बांग्लादेश में महिलाओं को कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं, वहीं भारत में महिलाओं को कितने सम्मान से देखा जाता है, ये पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से सुनिए। भारत देश में जितना बेटी को, बहू को और महिला को मान सम्मान दिया जाता है, दुनिया में किसी देश में कहीं पे भी उतना बेटी को मान सम्मान, बहू को उतना मान सम्मान नहीं मिलता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोती नगर इलाके में अवैध कब्जे के खिलाफ अब बुलडोजर कार्रवाई होगी। करीब 491 दुकानें और मकान को ढहाया जाएगा, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन से पहले ही इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। और मोती नगर इलाके के रहने वाले लोगों ने इस बुलडोजर एक्शन को गलत बताया। इस इलाके के लोगों का कहना है कि वो यहाँ सालों से रह रहे हैं, अगर उन्हें यहाँ से उजाड़ा गया तो वो कहाँ जाएंगे। आज 15-20 दिन हो गए घर में बैठे हैं, अब ये सब भागा दौड़ी में लगे हैं तो कहाँ जाएंगे बताओ। निगम ये कह रही है कि अपना यहाँ से मैं आ रहा हूँ जी, तो 3 दिन में हम कहाँ जाएंगे। लोगों के विरोध को देखते हुए फिलहाल कार्रवाई तो टाल दी गई, लेकिन इन सब के बीच ये दावा किया गया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इस इलाके में कई जगह वक्फ बोर्ड भी दिखाई दिए। ये आप देख लेंगे, ये बोर्ड नजर आ रहा है। ये जो कह रहे थे कि औकाफ की जमीन है, तो औकाफ का ये हमें तंबू मिल गया है। ये बोर्ड आप देख लीजिए, और यहाँ पर रेलवे की ये परिधि है भाई। नगर निगम का दावा है कि ये पूरा इलाके रेलवे की जमीन पर बसा है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन लोगों का कहना है उनके पास इसके दस्तावेज हैं जो नगर निगम ने ही बनाए हैं। ये लाइसेंस है 1983 का, अच्छा, जो नगर निगम द्वारा हम लोग को दिया गया था। दरअसल गुरुवार को अल्टीमेटम का आखिरी दिन था, लेकिन विरोध को देखते हुए इलाके के लोगों को शुक्रवार की ओर मोहलत दी गई। अगर मुर्दों को इंसाफ दिलाने के लिए जिंदा लोग धरने पर बैठे तो ये बात सुनकर ही अजीब लगती है, लेकिन यह हकीकत है। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के नालंदा जिले से सामने आया है, जहां हिंदुओं के श्मशान घाट पर मुस्लिमों के कब्जे के बाद यहां रह रहे हिंदू लोग धरने पर बैठ गए और श्मशान से मुस्लिमों का कब्जा हटाने की मांग करने लगे। मामला इमादपुर इलाके का बताया जा रहा है। यहां धरने पर बैठी श्मशान बचाओ आंदोलन समिति का आरोप है, श्मशान के चारों ओर जमीन मुस्लिमों और भूमाफियाओं की मदद से कब्जा कर लिया है और यहां गलत तरीके से लोगों को बसाया जा रहा है। अब 15-20 साल से इधर वहां पर इतना मुस्लिम आबादी हो गया है, काफी आबादी घना हो गया है कि मुस्लिम के दबंगता के कारण, यानी कुछ ही मुस्लिम दबंग लोग है, माफिया, भूमि माफिया लोग, जो जमीन को 2 एकड़ 17 डिसमिल में 1 एकड़ लगभग खरीद बिक्री कर दिया है। श्मशान के कब्जे हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने नालंदा डीएम से गुहार लगाई और श्मशान से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की। डीएम ने गांव वालों को जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो जांच कर रही है कि उस भूमि का प्रकार क्या है और वहाँ किस तरह की दिक्कत है। तो 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में वो कमेटी रिपोर्ट करेगी और अगर श्मशान की भूमि पर अतिक्रमण होगा तो उसको खाली कराया जाएगा। महाकुंभ में एक बार फिर आज आग लगने की घटना खड़ी हुई। आखिर महाकुंभ में बार बार आग क्यों लग रही है, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। 144 साल बाद प्रयागराज में लगे महाकुंभ में आग लगने की ये तीसरी घटना है। 19 जनवरी 2025 को सेक्टर 19 में पहली आग लगी, जिसमें 200 से ज्यादा टेंट जलकर राख हो गए। दूसरी आग की घटना 30 जनवरी को हुई। यहाँ सेक्टर 22 में कई पंडालों में आग लग गई थी। इस आग में 15 टेंट जलकर खाक हो गए थे। तीसरी घटना 7 फरवरी यानी आज सेक्टर 18 में एक शिविर में लगी। इस बार की घटना में भी कई टेंट जलकर राख हो गए। ये वो 3 तस्वीरें हैं जब महाकुंभ क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में आग लगी। पिछले 20 दिनों में महाकुंभ में आग की ये तीसरी घटना है। तो देखिए आग के लपटे और उनके बीच से निकलता काला धुआं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भयानक होगी। दरअसल आज महाकुंभ के मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लगी थी, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। सेक्टर 18 के शंकराचार्य मार्ग पर लगी आग हवा के साथ भड़कती जा रही थी। आग की जानकारी जैसे जैसे लोगों को लगी तो महाकुंभ परिक्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागते नजर आए। इस आग में 22 से ज्यादा टेंट जलकर खाक हो गए। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालांकि राहत की बात यह है कि आग में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबली
आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि हर बार प्रशासन की मुस्तैदी से आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन बार बार अग्निकांड की घटनाएं सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से मारपीट की घटना सामने आई। यहाँ दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ से लौटते वक्त कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला बोल दिया और फिर मारपीट करने लगे। घटना की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें कुछ लोग कार सवार के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और जमकर हंगामा किया। मारपीट की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित का कहना है कि वो महाकुंभ से अपने घर फतेहपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और फिर मारपीट करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थर भी बरसाए, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। अब इस घटना को लेकर पुलिस से शिकायत की है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है, जिनसे पूछताछ चल रही है। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की हर रोज देर रात होने वाली पदयात्रा को रोक दिया गया है। प्रेमानंद महाराज के अनुयायी यात्रा रोके जाने की वजह से उनके खराब स्वास्थ्य को बता रहे हैं। हालांकि वृंदावन के स्थानीय नागरिकों ने भी पदयात्रा का विरोध किया है। और संत प्रेमानंद महाराज के रात्रि दर्शन और पद यात्रा के खिलाफ स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध करने वालों में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, जो पोस्टर बैनर के साथ प्रेमानंद महाराज की यात्रा के विरोध के दौरान नारेबाजी करती हुई दिखी। प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा के विरोध में NRI ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने बैठक की। बैठक के दौरान संत प्रेमानंद महाराज के कुछ अनुयायी वहां पहुंच गए और विरोध कर रहे लोगों से बहस करने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रेमानंद महाराज के रात्रि दर्शन और पदयात्रा के दौरान तेज म्यूजिक बजाने और आतिशबाजी से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं, और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। हालांकि राधा कैलीकुंज आश्रम की तरफ से बयान जारी कर प्रेमानंद महाराज की यात्रा रोके जाने के पीछे उनकी तबीयत का हवाला दिया गया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए संत प्रेमानंद महाराज खुद अपनी पदयात्रा रोकने का फैसला लिया है। आप खाने में हर रोज नमक का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपको पता है कि जिस नमक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो नकली भी हो सकता है? यूपी के बाराबंकी जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में नकली नमक बरामद किया गया। यहाँ बड़े ब्रांड के नमक के नाम पर नकली नमक की पैकिंग की जा रही थी। छापेमारी के दौरान ब्रांडेड नमक के 6000 खाली रैपर्स भी बरामद हुए, जिसमें नकली माल भरने की तैयारी थी। पतंजलि के करीब 350 बोरे मिले हैं, जिसमें 50 केजी का बोरा है और उसमें नमक भरा हुआ है। और इसके अलावा टाटा के रैपर्स मिले हैं 1 केजी के। बाराबंकी में ये फैक्ट्री RK एंटरप्राइजेस के नाम से संचालित हो रही थी, जहां नकली नमक और मसाले बनाने की जानकारी मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरे दल बल के साथ पहुंची और पाया कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली नमक के साथ नकली मसाले, डिटर्जेंट के साथ नकली टॉयलेट क्लीनर की भी पैकिंग हो रही थी। छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग को एक बड़े ब्रांड के नमक के 6000 खाली रैपर्स भी बरामद हुए। इसके अलावा कई कंपनियों के कैंडी, चॉकलेट और मैगी मसाला के पैकेट भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया और कंपनी के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी भेज दी गई। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुछ दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाकर एक घर पर बुलडोजर चलवा दिया और पूरे घर को तहस नहस कर दिया। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त परिवार के लोग घर के अंदर ही सो रहे थे। सोते वक्त ही दबंगों ने बुलडोजर से हमला करवा दिया, जिसमें मलबे में दबने से 4 लोग घायल हो गए। दरअसल बहेड़ी इलाके में नैनीताल 4 हाईवे के किनारे बने बेशकीमती मकान पर दबंग कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा करने की नीयत से ही दबंगों ने बुलडोजर चलवाकर मकान को तोड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर हथियार और लाठी डंडों से हमला किया गया। हमले में पथराव भी किया गया। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 12 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के चलते कस्बे का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से पानी के विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लाइव मर्डर का ये वीडियो अब सामने आया है। 1, 2, 3 और किस्सा खत्म। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर MP के जबलपुर की है। यहाँ पानी बहने को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हुआ और अंजाम मौत। पानी के विवाद में एक युवक की लोहे की रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। CCTV में देख सकते हैं। एक युवक सड़क किनारे बनी पट्टी पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में लोहे की रॉड है। इसी दौरान आरोपी राजू वहां पहुंचा और गालियां देने लगा।
आरोपी राजू ने बैठे हुए शख्स के हाथ से रॉड छीन ली और ताबड़तोड़ 3-4 बार वार कर दिए। गंभीर चोट लगने के कारण युवक वहीं गिर गया और मौके पर दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची ने शव को कब्जे में लिया और केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां ओवरटेक के वक्त बाइक सवार डंपर की चपेट में आ गया और हादसे में इस युवक युवती की मौत हो गई। घटना की यह तस्वीर बेहद खौफनाक है। बाइक सवार डंपर को ओवरटेक कर रहा था। टर्निंग पॉइंट पर भी दोनों की स्पीड कम नहीं हुई, तभी बाइक सवार फिसलकर डंपर की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही युवक और युवती की मौत हो गई, लेकिन ट्रक ड्राइवर उन्हें बचाने की जगह फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें लखनऊ की बाघा मोड़ की बताई जा रही हैं और बाइक सवार युवक युवती गोमती नगर से लौट रहे थे, जिनकी पहचान जिशान और मानसी के रूप में हुई। वहां से निकल रहे लोगों ने इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक डंपर को कब्जे में ले लिया गया, साथ ही दोनों के शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है।